लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें मैंने आपको गाइड किया था कि आप स्टार्टिंग के 10 पेजेस में क्या क्या करना है आपको, ठीक है। वैलेंसीज और एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स तो आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। जिन्हें एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स बहुत अच्छे से याद हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी जिनको एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स बहुत अच्छे से याद नहीं हैं उन लोगों ने एनसीईआरटी की हेल्प लेकर आपको इस बार 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल भी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर है जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी की लिंक आपको cbse.nic.in पर दी गई है, और अगर आपके पास लिंक भी नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक सभी के पास होनी चाहिए, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो, क्लियर है। तो अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर लिंक ले सकते हो एनसीईआरटी की बुक की, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल आपके पास गूगल पे भी मिल जाएगी, बट एनसीईआरटी की जो डेटा रहता है वो हम उसको एक बेस मानकर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कुछ चीज़ें जब हमने रेजिस्टिविटी की टेबल बनाई थी, आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टिविटी की टेबल बनाई थी जिसमें हमने अलग अलग एलिमेंट्स की, अलॉयज की, रेजिस्टर की, मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी लिखी थी, ठीक है। अगर आप उस टेबल को एनसीईआरटी से मैच करोगे तो 2-4 तो वेरी कर ही जाएंगे, ठीक है, श्योर है 2-4 वेरी करेंगे ही। क्यों? मैंने एनसीईआरटी से नहीं देखकर लिखवाई थी, वो एक रेफरेंस बुक है उससे देखकर लिखवाई थी, तो वेरी कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्योरिटी से वेरी करेगी ही, वेरी कर सकती है। इसी तरह से आगे चल के हम कोई साइंटिस्ट का ईयर पढ़ेंगे कि इस साइंटिस्ट ने इस ईयर में ये इन्वेंट किया था, ये डिस्कवर किया था। तो जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं ये सारे एनसीईआरटी से ही लेते हैं हम, ठीक है। अगर मैंने लिखवाया है कुछ रेजिस्टिविटी जो लिखवाई थी और अगर एनसीईआरटी से वेरी कर रही है वो, तो आप कौन सा वाला नंबर, आप कौन सा वाला फिगर को आप सही मानोगे? एनसीईआरटी वाले। क्लियर है? क्या आ रही बात समझ में? तो यहां पर मैंने साल भर के लिए आपको क्लियर कर दिया है कि मैं कुछ भी पढ़ाऊं, ठीक है, उसमें अगर कोई फैक्ट और फिगर वाली बात होती है, कोई वैल्यू वाली बात होती है, तो वो हम एनसीईआरटी से लेंगे। तो कभी भी वेरी करता है आप चैट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो, तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग के 10 पेजेस में आपको सिंबल्स, एलिमेंट के सिंबल्स, उनके नाम, एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं है तो वो भी लिखो, और वैलेंसीज तो लिखना ही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आयंस और आयंस के सिंबल्स बनाने के लिए बोले थे, सबसे इंपॉर्टेंट आयंस और आयंस के सिंबल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने केमिकल फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए बोला था आपको। सफिशिएंट टाइम मिल चुका है आपको, आई थिंक मोर देन इनफ टाइम मिल गया है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो आपने 9th का रिवाइज कर लिया होगा, केमिकल फॉर्मूला बनाना देख लिया होगा आपने, ठीक है क्या। बट फिर भी मुझे अगर लगेगा बीच बीच में कहीं पर केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना, ये बताना चाहिए, तो मैं बीच बीच में बताऊंगा। अदरवाइज हम आज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन देखेंगे, किस तरह से केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनाई जाती है और फिर किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। क्लियर है सभी को? उसके पहले क्या इंपॉर्टेंट है? नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ आयंस। तो यहां पर आप सबसे पहले ये देख लो कि जो मैंने बोर्ड पर बनाई हुई है, ये सारे कुछ मैंने कॉमन और नए वाले भी लिखे हैं, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। अगर आपको फॉन्ट नहीं दिख रहा है, अगर आप मोबाइल पर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका खराब हो गया है और आप मोबाइल पर अटेंड करनी पड़ रही है आपको क्लास, तो मैं आप बोलते जाता हूं, आप उसको टैली करते जाना। अगर आपके पास लिखा हुआ है तो, और नहीं लिखा हुआ है तो लिख सकते हो। सोडियम आयन, सोडियम का सिंबल होता है Na और सिंगल पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है? +1। यहां पर जितने भी चार्जेस हैं वो क्या हो जाती है? उसकी वैलेंसी हो जाती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है अच्छे से? जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया यहां पर, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी सबका आप समझ जाओगे। सोडियम यानी कि Na क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 11 यानी कि 281। आ रही है बात समझ में? सोडियम यानी कि
11, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 11 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281। ये सब आपको अजीब तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये सब 9th में आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें वापस लौट कर आती ही आती है। अगर आपने स्किप कर दिया या फिर आपको ऐसा लगा कि चलो एग्जाम में तो पूछेंगे ही नहीं, या आपके स्कूल वालों ने बोल दिया कि बेटा ये तो काम का नहीं है, तो अब ये चीज़ वापस आ रही है। इसीलिए कहा जाता है सिलेबस पूरा पढ़ो। 9th का सिलेबस जो डिज़ाइन होता है वो पूरा पढ़ना चाहिए, 10th का जितना डिज़ाइन किया है उतना पूरा पढ़ना चाहिए। कोई स्कूल में या किसी रीज़न के कारण सिलेबस कटवा दिया जाता है, दैट मीन्स एग्जाम में नहीं पूछेंगे, प्रिपेयर तो करो, पढ़ तो लो उसको, नहीं तो आगे की क्लासेस में जब यूज होगा तो रोते रहोगे बैठकर कि हमको तो आता ही नहीं है, हमको तो पढ़ाया ही नहीं है, बस बहाना मिल जाता है हमको। तो पढ़ाई पूरी करना है, नॉलेज पूरा लेना है आपको, हमेशा ध्यान रखो। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। यहां पर ये इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए 1 को डोनेट करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, इसीलिए इसके पास क्या चार्ज है +1, यानी कि कोई ले लो मुझसे। वैसे ही पोटेशियम, पोटेशियम आयन, पोटेशियम का सिंबल K+, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लोगे, समझ में आ जाएगा। अमोनियम आयन, अब यहां पर क्या था, ये पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम वाले, ठीक है, एक ही एटम था। यहां पर क्या हो गया पॉली एटॉमिक, मतलब एक से ज्यादा एटम है, नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं तो उसको पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं, ठीक है। जस्ट ये नाम आपको पता होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। तो अमोनियम, अमोनिया होता है NH3, ठीक है, ये अमोनियम आयन है तो NH4 सिंगल पॉजिटिव। हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, हाइड्राइड आयन H नेगेटिव। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या कि हाइड्रोजन +1 भी होता है, -1 भी होता है, क्लियर है। मतलब H पॉजिटिव भी होता है, H नेगेटिव भी होता है, बट हाइड्रोजन आयन अगर कहा जा रहा है तो ये होगा, हाइड्राइड आयन कहा जा रहा है तो ये होगा, ठीक है। हम केमिस्ट्री में इस साल पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन डुअल नेचर का होता है। हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, डुअल नेचर है, वो एज अ पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है, यानी कि एनायन भी होता है और कैटायन भी होता है। एनायन कौन सा है, नेगेटिव आयन, एनायन पॉजिटिव आयन, कैटायन। याद है ना सभी को, नहीं याद है तो रिवाइज कर लो 9th का, वापस बोल रहा हूं। एल्यूमिनियम आयन Al3+, सिल्वर आयन Ag सिंगल प्लस, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, बैरियम Ba2+। अब कॉपर के 2 होते हैं, ठीक है, ये देखो, ये कॉपर के 2, मर्क्यूरी के 2, आयरन के 2, ठीक है, इस तरह से ये 2 होते हैं, क्लियर है। यहां पर लेड के 2, ठीक है। तो कॉपर में जो पहला होता है Cu+ वाला, उसको क्यूप्रस आयन बोलते हैं, और जो सेकंड वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन, ठीक है। कॉपर सेकंड आयन को क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन बोलते हैं। समझ में आ गई बात, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो Cu+ और Cu2+, क्लियर है। जिंक आयन का Zn2+, मर्क्यूरस का मर्क्यूरी फर्स्ट आयन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरी फर्स्ट आयन Hg+। मर्क्यूरिक आयन, तो ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी सेकंड आयन, तो Hg2+। वैसे ही फेरस तो Fe2+, फेरिक तो Fe3+, सेकंड और थर्ड आयन है ये। समझ में आ रही है बातें अच्छे से। तो इन सब का यूज अब होने वाला है, ठीक है। अब टाइम आ गया एप्लीकेशन का, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। जहां फेरिक बोला Fe3+, फेरस बोला है तो Fe2+, ठीक है, क्लियर है। चलो, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो OH सिंगल नेगेटिव, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन O2 नेगेटिव। पर मैग्नेट, इसको हम आप बाद में लिखना, अगर आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है तो इसको बाद में लिखेंगे, क्लियर है। अभी इधर आओ, जो नॉर्मल आपने 9th में पढ़े हुए हैं उन पर ध्यान देते हैं हम। कार्बोनेट आयन CO3 2-, कार्बोनेट आयन CO3 2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3 सिंगल माइनस। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन मतलब हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट
इसको बाइकार्बोनेट आयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा बाइकार्बोनेट आयन भी कहा जाता है। क्लियर है? आयोडाइड आयन, आयोडीन वाला आयोडाइड आयन आई सिंगल माइनस। क्रोमियम आयन, ये भी आपके लिए नया है, ये भी आपने हो सकता है 9th में ना पढ़ा हो। क्रोमियम जो एक एलिमेंट होता है, Cr फॉर क्रोमियम, है ना, तो क्रोमियम आयन Cr3+ होता है। ये सब हम अभी देख लो पहले, फिर बाद में लिखना। अब नाइट्रोजन का सिंगल यानी कि मोनो एटॉमिक अगर लेंगे तो नाइट्राइड आयन N3- होगा, नाइट्राइट ITE होगा, है ना, तो NO2-। फिर नाइट्रेट आयन NO3 सिंगल माइनस। क्लियर है सभी को अच्छे से? नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, वैसे सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइड। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि ये आयोडाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, ठीक है, जहां जहां आइड आएगा, एक हाइड्रोक्साइड को आप छोड़ दो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, जहां भी IDE आया है, ठीक है, जहां भी आपको दिख रहा है IDE आया है, ऑक्साइड, IDE जहां पर भी आया है तो पॉलीएटॉमिक नहीं है, एक ही एटम है। ठीक है, कौन? वो खुद। सल्फाइड है तो IDE आ गया तो सिंगल S ही रहेगा, S2-। वैसे ही नाइट्राइड तो केवल नाइट्रोजन रहेगा, N3-। फॉस्फाइड तो केवल P रहेगा, 3-। ठीक है, वैसे यहां पर सब जगह देख सकते हो जहां जहां IDE है वहां पर केवल वो खुद एलिमेंट ही रहता है। किसको छोड़ दें? केवल हाइड्रोक्साइड को छोड़ दें। हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, कुछ चीजें हेल्प कर सकता हूं जहां जहां मैं बताऊंगा। नाइट्रेट 8 वाला जो रहता है, ATE वाला, वो सबसे बड़ा वाला रहता है, NO3। ठीक है, फिर फॉस्फेट में 8 PO4 3-। क्लियर है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? फिर ये लेड और क्लोरेट वाले भी क्या हैं, ये आपको इस बार आपने अभी देखे होंगे, शायद 9th में नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो अब जो नए वाले हैं वो लिख लो। सबसे पहले क्रोमियम आयन, ठीक है, क्रोमियम आयन Cr3+, फिर लेड सेकंड आयन Pb2+, लेड फोर्थ आयन Pb4+। ठीक है, फिर क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन ClO3- लिखा। परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन जैसे पोटेशियम परमैग्नेट होता है ना, वैसे परमैग्नेट आयन MnO4-। ठीक है, एसीटेट आयन CH3COO-। एसीटेट आयन CH3COO-। इसको O2 नहीं लिखना, वैसे ही C2 है तो C2 नहीं लिखना। ठीक है, ये सब बाद में समझ में आएगा CH3COO क्यों लिखा है ना, 3rd या 4th चैप्टर में। तो एसीटेट आयन CH3COO-, केवल लिख के रख लो। अभी कुछ और अच्छे आयन्स हैं मेरे पास, तो अगर आपको ये चेक करना है तो वीडियो को पॉज कर लो, लेक्चर यहीं पॉज कर लो, सारे चेक कर लो। और अगर आपको चेक नहीं करना है, ठीक है, आपके पास लिखे हुए हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम में रफ कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम यहां से मैं रफ कर रहा हूं।
किया नोट? तो यहाँ पर मैंने जो लिखा था क्लोरेट और क्रोमियम, उसको भी वहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। क्लोराइट, क्लोरेट, पर क्लोरेट, हाइपोक्लोराइट, ठीक है, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन और क्रोमियम आयन, ठीक है। ये कुछ आयन्स हैं ऐसे जो आपने अभी सुने होंगे, है ना। इसके पहले हो सकता है आपको किसी बुक में नहीं मिले हो, या मिले हो तो आपने सोचा हो कि यार ये सब तो बड़ी क्लासेस में आएगा। तो 10th इटसेल्फ अ बड़ी क्लास, ठीक है, ऐसा नहीं है, छोटी मोटी क्लास नहीं है 10th। तो 10th में भी आपको इन सब पे बेस्ड रिएक्शंस आ सकती हैं, है ना। वर्ड्स में रिएक्शन आ जाएगी, व्हेन दिस रिएक्ट विद दैट, तो फिर क्या होगा, क्या बनेगा, ठीक है। या फिर बैलेंस्ड आपको केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी पूरी, कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है, और पूरी रिएक्शन अच्छे से वर्ड्स में लिखकर दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनाओ और उसको बैलेंस करो, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनानी होगी और फिर बैलेंस करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया कि, क्या बोला, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड, अभी हमारे पास यहां पर जो कॉलम था उसमें हाइड्रोजन था और क्लोराइड ये रहा, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ रिएक्शंस, कुछ केमिकल फॉर्मूले बनाकर देखते हैं कि क्या हम बना पा रहे हैं केमिकल फॉर्मूले। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे। आई होप आपने सभी ने ये जो आयन्स हैं इसको बहुत अच्छे से लिख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। है क्या कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूं। सारे के सारे आयन्स आपको याद होना चाहिए विद वैलेंसी, यानी कि चार्ज के साथ में आपको याद होना चाहिए। केवल इनका, जैसे आपको बोला जा रहा है सल्फेट, ठीक है, हम कुछ बनाते हैं ना, अपन बनाते केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है, पर अपने को सोडियम कार्बोनेट ही नहीं पता होगा अगर, तो फिर हम क्या करेंगे बताओ। अगर हमको सोडियम कार्बोनेट ही नहीं पता होगा, सोडियम और कार्बोनेट अलग अलग आयन्स मैंने लिखवाए हैं, देखो क्या क्या वैलेंसीज हैं सोडियम की और कार्बोनेट की। सोडियम होता है Na+, कार्बोनेट होता है CO3 2-, ठीक है, यही देखा हमने कि नहीं। तो सोडियम कार्बोनेट अगर रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा ये हमको सोचना होगा। आ रही बात समझ में? तो सोडियम कार्बोनेट, यहां पर सोडियम का आयन है हमारे पास, कार्बोनेट का आयन है, ठीक है। अब सोडियम आयन जो है उसकी वैलेंसी 1, कार्बोनेट आयन है उसकी वैलेंसी 2, ठीक है। तो ये सोडियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, ये वैलेंसीज हो गई। वैलेंसीज क्या होती हैं? क्रॉसओवर होती हैं, इस तरह से 9th में पढ़ा आपने। तो क्या आएगा ये सोडियम कार्बोनेट, अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपसे, केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा, तो Na2 और CO3 और 1 यहां जाएगा, तो होल 1 लगाओ या मत लगाओ, तो Na2CO3। इसी तरह से एक और बनाते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको बोला जा रहा है क्या? एल्यूमिनियम
सल्फेट। तो अगर हमें एल्यूमिनियम यही नहीं पता होगा एल्यूमिनियम क्या होता है और सल्फेट क्या होता है, तो हम कैसे काम करेंगे? तो एल्यूमिनियम में हमने देखा था 3+ और सल्फेट में 2- था कि नहीं था, यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी 2। तो ये इधर जाके क्रॉस ओवर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al2SO4 और SO4 का होल थ्राइस। तो ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ये कैसे कर पा रहे हैं हम सोडियम कार्बोनेट कैसे बना पाए? जब हमको सोडियम आयन पता था। सोडियम आयन क्या होता है? Na+, तो हमने Na लिखा, यहां पर 1 लगा दिया। ठीक है, फिर कार्बोनेट लिखा CO3 और उसकी वैलेंसी 2, क्योंकि यहां 2- होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? सोडियम कार्बोनेट है तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट है एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ये होता ही है। आई बात समझ में? पॉजिटिव आयन ही नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये क्या है? कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? कंपाउंड है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, 9th में आप पढ़ चुके हो, मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, यहां पर एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आपको पता है मैग्नीशियम क्लोराइड तो Mg2+ और Cl-, तो Mg का यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा? MgCl2। क्लियर है? ये क्या बन गया आपके पास? मैग्नीशियम क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इस तरह से केमिकल फॉर्मूले बनेंगे। केमिकल फॉर्मूला बनाना भी मैंने आपको बता दिया है, और जो अभी अभी आयंस हमने देखे थे, है ना, टेबल देखी थी आयंस की, उसका यूज भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपने अभी तक आयंस के नाम और सिंबल याद नहीं किए हैं, है ना, चार्जेस याद नहीं किए हैं, तो कर लो। क्यों? क्योंकि देख लो आपको बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन की बात नहीं है केवल, ये पूरे केमिस्ट्री की बात है, ये पूरे 10th के केमिस्ट्री की बात है। क्योंकि अगर रिएक्शन से इक्वेशन बनाना नहीं आएगी ना, केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनाना नहीं आएगी, तो उसको बैलेंस कैसे करोगे और फिर आगे कैसे सरवाइव करोगे आप पूरे 10th के केमिस्ट्री में? ठीक है, तो ये बेस है। 9th में भी आपको पढ़ाया था जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब भी मैंने आपको बोला था कि कर लेना। ठीक है, कम वेटेज था उस वक्त। अगर आपने वैलेंसीज याद नहीं की मेरे कहने से, या आप जहां पर भी पढ़े हो उनके टीचर्स के कहने से 9th में वैलेंसीज या आयंस याद नहीं किए, तो अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे 10th का केमिस्ट्री दाव पर लग जाएगा। ठीक है, तो अब तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है जो चीज जिस समय की होती है उस समय में कर लेना चाहिए, समय बीतने के बाद फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इतने सारे सिंबल्स आपको इतने, क्योंकि काफी लोगों को याद है, उनको इतने सारे नहीं लगेंगे, उनको लगेगा यार 10-15 तो करने, किसी को लगेगा यार 5-6 तो करने, जो अभी नए नए बताए वही तो करने, बस रिवाइज करेंगे हो जाएगा। बाकी जिन्होंने 9th में नहीं किया है उन्हें तो पहाड़ लगेगा कि यार इतने सारे। तो यही चीज आपको फॉलो करनी है, और जैसे जैसा गाइड किया जा रहा है उस समय पर वैसा वैसा करोगे, बहुत अच्छा रहेगा, स्मूथली 10th निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस बात यह है कि आपको बात माननी है। अगर खुद का दिमाग लगाओगे तो फिर कहाँ जाओगे, वो तो फिर बाद में ही समझ में आएगा। ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन तक देखा था। केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये भी हमने देखा था कि इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। ठीक है, और एक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन लिखी थी जिसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना था। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मैंने ओरली आपको लास्ट क्लास में बताया था। अभी हम इसको एग्जाम्पल सहित लिखते हैं, लिखेंगे। अनबैलेंस्ड तो पता है आपको, बैलेंस का ठीक उल्टा होगा, तो बैलेंस्ड क्या होती है वो लिख लेते हैं, तो लिखेंगे अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
a balanced chemical equation has an equal number of atoms. A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements. A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and product. Has an equal number of atoms of different elements in the reactants and product. For example, zinc plus H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, तो क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्शन आपको दी हुई है ना? इस तरह से रिएक्शन आपको दी हुई है। आपको ये पता लगाना है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन है, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे हम और उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ जिंक एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फिर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और कोई है इसके अलावा? नया कोई एलिमेंट तो बन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप केवल यहां पर देखकर ही पता लगा सकते हो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? यहां पर लिखेंगे रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, और यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? नंबर ऑफ जिंक एटम, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। तो जिंक कितने हैं यहां पर? 1, रिएक्टेंट साइड यहां पर भी जिंक 1, हाइड्रोजन 2, यहां पर भी 2। ठीक है, सल्फर, सल्फर 1 है ना? ये 4 किसका है? O का है, सल्फर 1 है। ठीक है, यहां पर सल्फर 1 ही है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो सारे एटम्स जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हैं, देख लो। ठीक है, और अगर इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नीचे लिखेंगे, टेबल बना ली, टेबल बनाओ, पहले एग्जाम्पल लिया है ना हमने। ठीक है, हर बार इतनी बड़ी बड़ी टेबल नहीं बनाएंगे, एक शॉर्टकट भी है टेबल बनाने का, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन थी और हमने ये देखा कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो हमको ये पता चला कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये तो क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। कैसी इक्वेशन हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सभी ने अच्छे से बना लिया डब्बा सिस्टमैटिकली। ठीक है, नीचे लिखेंगे फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन see that the number of atoms of various elements from the above table, we can clearly see that the number of atoms of various elements in the reactant and product, in the reactant and product are equal. Hence, the above equation is a balanced chemical equation. Hence, the above equation is balanced chemical equation. ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी हुई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसीलिए ये इक्वेशन कैसी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, balancing the chemical equations, balancing the chemical equations। अगर बैलेंस्ड नहीं होती तो उस टाइप के क्वेश्चन हम अब करते हैं, है ना? 5-6 एग्जाम्पल लेंगे हम और देखेंगे
कि वो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेंगे, हम बड़े छोटे सब तरह के लेंगे, इजी टफ, ठीक है, और देखेंगे कि किस तरह से हमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हेडिंग डाली, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। चलो लिखेंगे इसके अंदर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग में क्या करते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। क्लियर है, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, the process of making the number of different types of atoms equal on both sides, the process of making the number of different types of atoms equal on both sides of an equation is called balancing of equation, या balancing the chemical equation, ठीक है। तो पहला H2 plus O2 gives H2O, H2 plus O2 gives H2O। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, लिखेंगे हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो कभी कभी आपको इस तरह से रिएक्शन लिखकर नहीं दी जाती है, कभी कभी आपको वर्ड्स में दे दी जाती है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंस इट। तो आपको क्या दे दिया जाता है, जैसे मैंने यहां पर ये लिख दिया, वैसे इसकी जगह क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है, वो रिएक्शन का स्टेटमेंट दे दिया जाता है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूं, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये क्या है, रिएक्शन है, ये इक्वेशन नहीं है। इस रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी, H2 plus O2 gives H2O। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से। तो रिएक्शन की इक्वेशन बनाना हमको आना चाहिए और फिर इक्वेशन को बैलेंस करना हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, स्टेप 1, अभी एक या दो हम रिएक्शन जो बैलेंस करेंगे, इक्वेशन जो हम बैलेंस करेंगे, उनको डिटेल फॉर्म में करेंगे, अलग अलग टेबल बनाकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जब करेंगे तो उसको बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, जिस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में करना होगा, ठीक है। तो अभी हम सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टेबल बहुत ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 1, सिखाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो कोई भी चीज सीख रहे हैं हम, तो हमें आलस नहीं करना है। तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और क्या है इसके अलावा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फिर इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट। बन गई टेबल सभी के पास। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने कितने हैं देखकर लिखो। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 2 हैं बट ऑक्सीजन 1 ही है, ठीक है। क्या ये
जो रिएक्शन है वो बैलेंस हुई नहीं हुई, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे कि द अबव इक्वेशन या गिवन रिएक्शन गिवन इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में 2 है जबकि प्रोडक्ट साइड 1 है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसको बैलेंस करने की। तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमें ऑक्सीजन को 2, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो 1 से 2 करना है। ठीक है, करना है। तो इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, जो रिएक्शन है हमारी H2 प्लस O2, रिएक्टेंट साइड कुछ करोगे क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर कमी नहीं है, कमी कहां है, प्रोडक्ट साइड में। तो ये लिख दिया एज इट इज। फिर हमने 2 यहां लगा दिया। क्लियर है? यहां 2 लगा सकते हो क्या? नहीं, कभी भी आप नीचे कुछ भी नहीं कर सकते, आप यहां कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो हमने यहां 2 लगा दिया, जिससे क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। आई बात समझ में? अब यहां पर एक और टेबल बनाओ फटाफट से। अभी हम देखो लर्निंग प्रोसेस में है, तो हमें मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। तो मैं आपके साथ देखो, मैं भी बना रहा हूं टेबल। मैं चाहूं तो यहाँ रफ करके वापस से लिख सकता हूं, बट मैं भी यहां पर बना रहा हूं, तो आपको बनाना ही है। तो स्टेप 2, ये क्या है, स्टेप 2। तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन एटम अब कितने हैं, यहां देखेंगे हम 2। प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4। कैसे 4? 2 2 जा 4। क्लियर है? आई बात समझ में? और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या था, इनिशियली ये दोनों बराबर थे, ये एक ज्यादा था, ये कम था। फिर जब हमने स्टेप 2 में क्या किया, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया, यहां पर 2 लिख दिए कि हाइड्रोजन, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल 1 था तो उसको 2 कर दिया हमने। तो उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? दिख रहा है सभी को? तो यहां पर हम ये देखें कि अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। अब क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये बढ़ाना पड़ेगा, ये मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे बढ़ाएंगे हम? हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए लिखेंगे ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। देखो यहां पर क्या था, 2 थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए, और यहां पर वही एज इट इज है। क्लियर है? अब फाइनल स्टेप 3 की टेबल बनेगी, स्टेप 3 की टेबल बनेगी और सब में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 3 की टेबल आप बनाओ फटाफट से, इतना लिखो। ये हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी जा रहा है, ये जो हम मेथड कर रहे हैं ये काफी लेंदी जा रहा है, तो ये केवल समझाने के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने 2 बार बना लिया है, तीसरी बार और बनाएंगे हम। बाकी जो एक्चुअल मेथड है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना है, आपके स्कूल में भी फॉलो कर सकते हो, वो केवल एक ही टेबल बनती है, थोड़ी बड़ी बनती है। वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टेप 3 की टेबल में बना लेता हूं, यहां पर ये रफ कर रहा हूं मैं। स्टेप 3 की टेबल बनाऊंगा। स्टेप 3 की टेबल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 रिएक्टेंट में, 4 प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर या हेंस, देयरफॉर लिखो या हेंस लिखो, हेंस तो नहीं, देयरफॉर नाउ द गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट सेकंड वाला लिखेंगे, वर्ड्स में बोलूंगा अब मैं, ठीक है। अब मैं रिएक्शन लिखकर नहीं बताऊंगा, ठीक है, रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दूंगा डायरेक्ट, पहले रिएक्शन वर्ड्स में बोलूंगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, वर्ड्स में, ठीक है। तो लिखेंगे मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन to produce carbon dioxide and water. Methane burns in oxygen to form carbon dioxide and water. मीथेन कौन है? मीथेन क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? आपने 9th में पढ़ा होगा मीथेन का। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला बनाकर देखा होगा आपने, हाँ याद है ना? मीथेन क्या होता है? मीथेन यानी कि CH4, ठीक है। मीथेन यानी कि CH4। तो क्या बोला मैंने? मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो CH4 प्लस O2 गिव्स, क्या बोला? क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या फॉर्म करेगा? CO2 प्लस वाटर। आई बात समझ में? तो मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। इसको बैलेंस करना है हमें। अब बैलेंस करने के लिए देखो यहां मैं बड़ी टेबल बना रहा हूं और इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होता है। बहुत ही ध्यान से देख लेना और सुन लेना, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर नंबर ऑफ कौन है? हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसके अलावा कोई और है क्या? CO2 H2O, CH4O2, कोई भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप की वैरायटी हो गई किसकी? एटम्स की। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम ऊपर स्टेप 1, क्लियर है। फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक और आप कॉलम बना सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से आप कर सकते हो स्केल पेंसिल का यूज़ करके। ये स्टेप 1 का, यहाँ पर स्टेप 2, फिर अगर रिक्वायरमेंट हो तो स्टेप 3 और उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल थोड़ी सी बड़ी बना कर रख लो और हम यहाँ पर रिएक्शन करते जाएंगे, स्टेप लिखते जाएंगे वहाँ पर भी, और इसको टेबल को एक्सपांड करते जा सकते हैं हम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड से बनाना चाहिए आपको, जहां पर आपकी मार्जिन शुरू हो रही है वहीं से एकदम चिपका कर बनाओ, ताकि राइट हैंड साइड में इसको एक्सपांड कर सको जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियली रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितने कितने आइटम से लिख लेते हैं फटाफट से। तो कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 4। और ऑक्सीजन 2। प्रोडक्ट साइड क्या है? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन की गिनती अच्छे से कर लेना, 2 और 1 3 है। कोई प्रॉब्लम? कार्बन 1 ही है पूरे में, हाइड्रोजन 4 है पूरे में, और ऑक्सीजन 2 ही है पूरे में। यहाँ पर कार्बन 1 ही है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। दिख गया? ठीक है। स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या करूं बताओ? किस चीज की कमी है? हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कम है, और ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर ऑक्सीजन बढ़ानी है हमको रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में क्या करनी है हमको? हाइड्रोजन बढ़ानी है, ठीक है। तो दोनों एक्शन एक साथ ले सकते हो, या एक एक करके लेना चाहो एक एक करके ले लो। तो CH4 यहां लिख दिया, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड क्या बढ़ाना है हमको? ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो ट्वाइस ऑफ O2 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, कर दिया, अच्छी बात है। अब यहां पर क्या बढ़ाना है हमको, हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो CO2 तो एज इट इज लिख देते हैं, CO2 एज इट इज लिख दो। हाइड्रोजन बढ़ाना है हमको प्रोडक्ट साइड में, तो ट्वाइस ऑफ H2O लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टेप 1 में, स्टेप 1 हमने यहां स्टेप 1 लिखा है और यहां पर हमने क्या किया है, स्टेप 1 लिख दिया है, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। स्टेप 1 यहां से शुरू होगी, ठीक है, ये इनिशियली यहां होगा, स्टेप 1 यहां लिखना चाहिए, स्टेप 2 यहां लिखना चाहिए, ठीक है, क्या क्लियर है ना। इनिशियली जो गिवन था वो गिवन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, गिवन, जो गिवन केमिकल इक्वेशन है ना, वो क्या है ये। फिर स्टेप 1 में हमने मॉडिफाई किया तो क्या आया हमारे पास, रिएक्टेंट साइड कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 4 हो गई, ऑक्सीजन 4 हो गई। अब प्रोडक्ट साइड कार्बन 1, ठीक है, 1 1 थे, 1 1 ही है। फिर हाइड्रोजन पहले 4 थे, पहले 2 थे, अब कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है, बैलेंस्ड हो गए, अच्छी बात है, ठीक है, 2 2 जा 4। पहले ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन 2 और 3 थे, अब यहां पर रिएक्टेंट साइड 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ठीक है। और अगर यहां पर देखें तो 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन 2 2 4, क्लियर है अच्छे से। तो हमारा काम एक ही स्टेप में हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है अच्छे से। तो हमें टेबल को इतना सा ही बनाना पड़ा और स्टेप 1 में हमारा काम हो गया। और यहां क्या लिख देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लिखा सभी ने अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट बोलूं तो स्टेटमेंट अगर मैंने जैसे बोला था, इसमें मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो अगर आपको पता ही नहीं है मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या आप ये रिएक्शन की इक्वेशन बना पाओगे, और इक्वेशन नहीं बन पाएगी तो बैलेंस्ड कर पाओगे क्या, नहीं। तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 0, कितने मिलेंगे, 0। तो आपको ध्यान रखना है, मीथेन हो चाहे शुगर हो, ग्लूकोज हो, एसिटिक एसिड हो, इन सबका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा, उसको नोट करके रखो। आई बात समझ में, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट, थर्ड, on adding an aqueous solution of sodium hydroxide, on adding an aqueous solution of sodium hydroxide on adding an aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate, to an aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution यानी कि पानी मिला हुआ, diluted, ठीक है, aqueous, aqua पानी, aqueous पानी मिला हुआ, ठीक है। हाँ तो लिखा on adding an aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate, comma, copper hydroxide is precipitated, copper hydroxide is precipitated and sodium sulfate remains in solution, and sodium sulfate remains in solution। तो इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH नेगेटिव, तो Na+OH नेगेटिव क्या बन गया, NaOH, ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ रिएक्ट करवाया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जानते हो क्या होता है, CuSO4, Cu2+SO4 2-, ठीक है, तो क्या हो गया CuSO4 गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड।
गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो CuOH होगा क्या? नहीं, CuOH होल ट्वाइस होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो कॉपर की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, क्योंकि Cu2+ होता है और H नेगेटिव होता है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो CuOH होल ट्वाइस बन जाएगा ना। क्लियर है? CuOH होल ट्वाइस, और फिर क्या मिला हमको? क्या प्रेसिपिटेट मिल गया हम, ये तो प्रेसिपिटेट था, और सॉल्यूशन में क्या रहेगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 है ना। सोडियम सल्फेट में ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि Na+SO4 2-। क्लियर है? तो यहां पर 1, यहां पर 2, ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो Na2SO4। क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पर आपने क्या बनाई? केमिकल रिएक्शन जो मैंने लिखवाई उसकी इक्वेशन बना दी। क्यों, कैसे बना पाए? क्योंकि आपको केमिकल फॉर्मूला आता था। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया हमने? क्योंकि हमें वैलेंसी पता थी, हमको आयंस पता थे। ठीक है, अगर आप देख देख के बना रहे हो तो ठीक है, बट आप उसको याद नहीं करोगे जब तक फायदा ही नहीं है। समझ में आई बात? तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। अब इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसको बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन हमें गिवन थी, उसकी इक्वेशन बना ली, अब इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है हमें। तो बैलेंस करो फटाफट से। चलो, किया बैलेंस। तो यहाँ पर टेबल बन गई हमारे पास, नंबर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कॉपर और सल्फर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 तरह के एलिमेंट्स गिवन है इस बार, और हमें बहुत ही केयरफुली चलना होगा। कभी भी इस तरह की बड़ी इक्वेशन, बड़ी रिएक्शन होती है, बड़ी इक्वेशन होती है जिसमें मोर देन 4 और 5 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्या होता है, रोल होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो आपको एकदम आराम से चलना है, स्टेप वाइज चलना है। जिन लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, जैसे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला तो चलो इजी था, सेकंड वाला अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, रिवाइंड करके देख सकते हो, अच्छी बात है, बट यहाँ पर ध्यान दो तो ये भी समझ में आएगा और उसके पहले वाले भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से करते हैं, आराम आराम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड सोडियम कितने हैं? एक ही है। ऑक्सीजन कितना है? एक।
हाइड्रोजन कितना है 1, फिर कॉपर कितना है 1, सल्फर कितना है, नहीं ऑक्सीजन तो 2 है, ऑक्सीजन 4 और एक 5 है, ठीक है। सल्फर कितना है 1, क्लियर है। और कोई चीज़ डबल तो नहीं थी जो छोड़ दी मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। ये चीज़ होती है बड़ी रिएक्शन में, ऐसी चीज़ें बहुत होती है, तो आपको ध्यान रखना है। सोडियम 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 और 4, 5 हो गए टोटल, ठीक है। हाइड्रोजन केवल यहीं पर है, यहाँ पर है ही नहीं, तो 1 ही है। कॉपर केवल वहीं पर है, 1 ही है, और सल्फर 1 ही है, वहीं पर ही है केवल, ठीक है। प्रोडक्ट साइड आ जाते हैं। प्रोडक्ट साइड सबसे पहले क्या देखें, सोडियम कितने प्रोडक्ट साइड, सोडियम 2 हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये है ना, 2 होल ट्वाइस है, तो 2 ये 4 वो 6 हो गए ऑक्सीजन 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने 2 ये, और उधर तो है ही नहीं, तो 2 हुए हाइड्रोजन। कॉपर कितने हुए 1, और सल्फर कितने हैं 1। तो ले देकर केवल कॉपर और सल्फर हैं जो बैलेंस्ड हैं, है ना। कॉपर और सल्फर बैलेंस्ड है, बाकी सब क्या है, अनबैलेंस्ड है। सोडियम 1 है, इधर 2 है, इधर 5, इधर 6, हाइड्रोजन इधर 1, इधर 2, क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें रिएक्टेंट साइड ध्यान देना है, ठीक है। इस बार हमें रिएक्टेंट साइड ध्यान देना है। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों को हमको एक एक बढ़ाना है। तो ऐसा कोई है जिसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, यहाँ पर है क्या, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन है, तो इसको ध्यान मत दो, इसको ध्यान दो। देखो सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों है यहाँ पर। तो मैं ऐसा क्या करूं इनके ऊपर कि ये बैलेंस्ड हो जाए, तो हम यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ 2 लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या, नीचे बेस में कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ 2, 3, 4, 5 जो लगाना है लगा दो, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दूंगा मैं, तो सोडियम 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 1 है, 2 लगा देंगे तो एक और बढ़ जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, बराबर है। और हाइड्रोजन भी 1 है, 2 हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगी। ये तो इतनी बड़ी रिएक्शन है ना, जिसमें मैं सोच रहा था बहुत सारी स्टेप्स बनेगी, बट ये तो एक ही बार में ढेर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है ना। तो देखने के लिए आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है, यहां पर सिंपल सा हमको यह समझ में आता है कि जो रिएक्शन गिवन है उसकी इक्वेशन बनाना और फिर बैलेंस करना, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है, क्लियर है क्या। ये पूरा एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको रिएक्शन से इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है। केवल बैलेंसिंग आती है तो 1 मार्क में आती है, और रिएक्शन लिखकर बैलेंस करना 2 मार्क्स। आई बात समझ में, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर स्टेप 1 लिखूंगा मैं, और स्टेप 1 में क्या करूंगा मैं, जो हमने सोचा, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस CuSO4 gives CuOH whole twice प्लस Na2SO4, क्लियर है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2, 2, 6, 6, 2, 2, 1, 1, 1, 1, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। सोडियम 2 हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन 2 हैं, सॉरी 2 इधर और 4 इधर, 6। फिर हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है। कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं। प्रोडक्ट में सोडियम 2 हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 4 और 2 6, फिर हाइड्रोजन 2, ठीक है। कॉपर 1 और सल्फर भी 1, बैलेंस्ड। तो द अबव इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए, 3 हो गए, चौथा। Heated iron metal reacts with steam to form
आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन, कैसे लिखना है देखो, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, लिखा सभी ने। तो ये आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्या है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, अभी मैंने जब बनाया था क्या आयंस वाला, उसमें भी नहीं था ये तो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। आयरन सेकंड ऑक्साइड अलग होता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड अलग होता है। ये आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्या होता है बताओ। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्या होता है, जब हम आयरन सेकंड ऑक्साइड को, आयरन सेकंड ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, इन दोनों का, आयरन सेकंड ऑक्साइड आयरन थर्ड ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो आयरन सेकंड ऑक्साइड क्या होता है, FeO, और आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3, क्लियर है। तो मिक्सचर होगा तो क्या बनेगा, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, Fe3, और O कितने हो जाएंगे, 4, Fe3O4। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। हमें क्या बोला है कि हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम, हीटेड आयरन मेटल को, मतलब आयरन की एक रॉड है उसको हमने आग पर ऐसे रख के एकदम गर्म कर लिया, लाल लाल दिख रहा है एकदम, ठीक है, देखा है कि नहीं देखा है लोहार की दुकान पर, ठीक है। तो एकदम लाल कर लिया, अब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, स्टीम। स्टीम मतलब क्या हो गया, वो भी गर्म पानी की भाप, स्टीम, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट पता है ना, ठीक है। तो ऐसा एक हॉट आयरन जिसके ऊपर हम स्टीम पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड और हाइड्रोजन। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्या होता है ये, और ये कैसे बनता है। अगर क्वेश्चन आ गया आपको 1 नंबर का, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, और आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला ढूंढोगे। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ये क्या हो गया, आयरन सेकंड ऑक्साइड, मतलब ये, इसको क्या बोलोगे आप, फेरिक की फेरस, ये फेरस ऑक्साइड है, और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जहां पर भी अस होता है, ठीक है, जहां पर भी अस होता है वो छोटी वैलेंसी वाला, और जहां पर भी इक होता है वो बड़ी वैलेंसी वाला, चाहे वो मर्क्यूरस मर्क्यूरिक हो, चाहे वो क्यूप्रस क्यूपरिक हो, ठीक है। तो जहां अस आ गया वो छोटी वैलेंसी वाला, इक आ गया बड़ी वैलेंसी वाला, ठीक है। तो फेरस और फेरिक को ऐड कर देंगे तो Fe प्लस Fe2 गिव्स Fe3, O प्लस O3 गिव्स O4। तो यहां पर आयरन सेकंड ऑक्साइड प्लस थर्ड ऑक्साइड इज इक्वल टू आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4। क्लियर है सभी को अच्छे से। क्या हम इस रिएक्शन की इक्वेशन बना सकते हैं, क्या हम इस रिएक्शन की इक्वेशन बना सकते हैं, रफ कर दूं ये, कोई प्रॉब्लम, नोट कर लिया सभी ने, बहुत अच्छे से इसको नोट में डाल लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में कम से कम 2 या 3 चैप्टर में तो इसका यूज है ही, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इसको वो आगे जो 10 पेज छोड़े ना वो इसीलिए छोड़े, ठीक है, वहां पर भी डाल लेना इसको अच्छे से। तो रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन की इक्वेशन बनाओ बढ़िया। मेरा वेट नहीं करना है आपको। तो रिएक्शन बनाते हैं, आयरन को स्टीम पास करा रहे हैं, मतलब है तो वाटर ही, ठीक है। ये 4th होगा ना, आई थिंक कि 5th है, 4th है। आयरन
स्टीम मतलब H2O, ठीक है। अब देखो स्टीम बोलो या आइस बोलो या फिर वाटर बोल लो, होगा तो H2O ही, ठीक है, पानी ही होता है वो, ठीक है, चाहे वो आप गैशियस फॉर्म में ले लो या लिक्विड फॉर्म में ले लो या फिर सॉलिड फॉर्म में ले लो, H2O ही बोलेंगे उसको, ठीक है। तो आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गिव्स Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो यहां पर लिखते हैं अपन क्या क्या है इस बार। इस बार है हमारे पास यहां पर आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल बने रहने देता हूं, बार बार कहाँ बनाऊंगा मैं, है ना, तो इसी को रफ करके इसी को रीयूज करूंगा मैं, ठीक है। नंबर ऑफ आयरन एटम्स, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, इसके अलावा कुछ और दिख रहा है? नहीं है, ठीक है। तो ये दो काम के नहीं है हमारे, केवल यही काम का है, ठीक है। इसको भी रफ कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तीन चीजें, तो आयरन एटम एक है, प्रोडक्ट साइड तीन है, ऑक्सीजन एटम एक है और वहां चार है, हाइड्रोजन दो है यहां और वहां दो है, ठीक है। तो ले देकर जो गिवन है उसमें क्या है, हाइड्रोजन इधर आयरन इधर एक है, उधर तीन तीन है, इधर ऑक्सीजन एक ही है और उधर चार चार है, और इधर हाइड्रोजन एटम दो हैं और उधर भी दो हैं। ले देकर केवल क्या, हाइड्रोजन बैलेंस है, बाकी सब अनबैलेंस्ड है। बढ़ाना कहाँ है, यहां बढ़ाना है, ठीक है। तो कितना बढ़ाएं हम, देखते हैं स्टेप 1। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से कर सकते हो तो करके देखो, वीडियो पॉज करो, है ना, ये लेक्चर पॉज करो और करके देखो कि आप खुद से कर सकते हो कि नहीं। पेंसिल से लिखो, है ना, चाहो तो यहाँ टेबल में ही लिख लो केवल, और फिर वीडियो प्ले करके देखना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं करता हूं, यहां पर मैं 3Fe अगर लिख दूं तो, क्योंकि देखो यहां पर प्रोडक्ट साइड 3 है, तो यहां पर 3 लगा दूंगा तो यहां पर भी 3 हो जाएगा, सिंपल। यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, तो मुझे यहां 4 लगाना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन यहां 4 होंगे। तो 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो स्टेप 1 में मैंने क्या किया, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। रिएक्टेंट साइड कितनी, 3 आयरन हो गया, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया। प्रोडक्ट साइड क्या हाल है, प्रोडक्ट साइड आयरन 3 ही है और ऑक्सीजन जो है वो 4 बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक है। क्या डिसबैलेंस हो गया, आयरन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। तो स्टेप 2 क्या करना चाहिए हमें किसको बैलेंस करना है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो कितना बनाना है हमको, 8 चाहिए, तो 4 लगा दो, 4 2 8, ठीक है। तो थ्राइस Fe प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2, 4 2 8, ठीक है। तो स्टेप 2 में हमने क्या किया, यहाँ पर 3 था, 3 है, 4 है, 4 है, 8 है, और यहाँ पर भी 8 हो गया हाइड्रोजन। क्लियर? तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही बातें सभी को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लो अच्छे से फटाफट से। ठीक है, मज़ा आ रहा है? और देखें, ठीक है, और देखते हैं हम। तो लिखो 5th वाला, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर
सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। बनाए रिएक्शन, रिएक्शन की इक्वेशन बनाए। सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो सोडियम मेटल मतलब सोडियम रिएक्ट विथ वाटर यानी कि H2O गिव्स, क्या बोला है, रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना जानते हो आप, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ और है नहीं है। तो रिएक्टेंट साइड सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट साइड सोडियम 1 है और हाइड्रोजन 3 है, 2 और 1 3, और ऑक्सीजन 1 ही है। तो कौन डिसबैलेंस है, अनबैलेंस है ये हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो सोडियम प्लस ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स NaOH प्लस H2, ठीक है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, तो स्टेप 1 खुद से कर सकते हो कि नहीं, देखो करके, बुराई थोड़ी है करके देखने में। तो अब क्या हुआ, यहां पर क्या करना था, हाइड्रोजन को एक बढ़ाना था, ठीक है। तो यहां पर मैंने 2 लगाया, तो उससे क्या हो गया, ये 4 बन गया और यहां पर 3 रह गए और कम हो गया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर बढ़ाया तो इधर का कम हो गया, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अब अनबैलेंस हो गए, ठीक है। अब हमको कुछ ऐसा सोचना होगा कि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो स्टेप 2 में कुछ करते हैं अपन, सोच कर करते हैं थोड़ा सा। क्या कम है, प्रोडक्ट साइड कम है, कौन कम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही NaOH के पास है, एक एक बढ़ाना है हमको, ठीक है। तो एक एक बढ़ाएंगे अगर O और H को, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो काम हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगाते हैं। स्टेप 2, Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम देखें ध्यान से, तो यहाँ 1 है बट यहाँ प्रोडक्ट साइड 2 सोडियम हो गए, ठीक है। फिर रिएक्टेंट साइड अगर हम हाइड्रोजन देखेंगे तो 4 और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन देखेंगे तो 4, ठीक है। ऑक्सीजन को हम देखेंगे कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड तो 2 और यहाँ पर भी 2, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, क्या डिसबैलेंस हो गया, सोडियम अनबैलेंस हो गया। सोडियम को बैलेंस करना है, रिएक्टेंट साइड 1 बढ़ाना है, तो यहाँ 2 लगा देते। तो स्टेप 3, आप स्टेप 2 में भी कर सकते थे यही चीज, है ना। अगर आप डायरेक्ट देख पा रहे हो कि हाँ इधर हम 2 लगा रहे हैं तो सोडियम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, तो स्टेप 2 में ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन स्टेप 1 में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही बात अच्छे से, ठीक है। बट यहाँ पर 3 स्टेप में हो रहा है, तो एटलीस्ट 2 स्टेप में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2, कोई प्रॉब्लम। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, चेक कर लेंगे। क्लियर है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट और करते हैं, ये कौन सा था, 5th था, ठीक है। नेक्स्ट,
इतने भी सफिशिएंट है वैसे, बट फिर भी आपको एक दो और करवा देते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। और फिर जो शीट में आपको होमवर्क देंगे वो आप कर पाओ, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो लिखेंगे नेक्स्ट, an aqueous solution of aluminum sulfate reacts with sodium hydroxide. An aqueous solution of aluminum sulfate reacts with sodium hydroxide to produce aluminum hydroxide and sodium sulfate. An aqueous solution of aluminum sulfate reacts with sodium hydroxide to produce aluminum hydroxide and sodium sulfate. जो रिएक्शन मैंने लिखवाई उसकी इक्वेशन बनाओ, कोशिश करो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 6th होगा ना, 5 कर लिए, छठा, हाँ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट अभी बनाकर बताया था थोड़ी देर पहले, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ये केमिकल फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था हमने। अगर आपको लग रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसा कैसे होगा, तो 9th का रिवाइज करो, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। और वो भी मैंने बनाना बता दिया है, फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स with sodium hydroxide to produce aluminium hydroxide AlOH, ठीक है। अब यहां क्या आएगा, ये कैसे सोचेंगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, OH की सिंगल माइनस होती है, ठीक है। तो जब हम ऐसे इधर उधर जाएगी वैलेंसी, तो जो एल्यूमिनियम का 3 है वो कहां जाएगा, यहाँ, और इसका 1 Al के पास, तो AlOH होल थ्राइस, ठीक है। ओरली भी कर सकते हैं इस तरह से। और क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4, Na का जो प्लस रहता है, केवल एक ही वैलेंसी 1 रहती है, तो वो यहाँ जाएगा, तो होल 1 SO4 होल 1, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको वैसा लिखना ही नहीं चाहिए। और SO4 की वैलेंसी 2 होती है, तो जाएगा वो Na के पास में, तो Na2SO4, क्लियर है अच्छे से। तो हमारे पास जो रिएक्शन मैंने लिखवाई आपको, कौन सी, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट, क्लियर है। तो इस रिएक्शन की हमने इक्वेशन बनाई, अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, इसको अब बैलेंस करते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम, ऑक्सीजन एटम, सोडियम एटम और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है सभी को। तो कितने कितने होंगे, एल्यूमिनियम के 2 हैं और उधर कितने हैं, एल्यूमिनियम के 1, ठीक है। फिर सल्फर के इधर 3 हैं और उधर 1, ठीक है। सल्फर के इधर 3 हैं, SO4 होल थ्राइस, तो सल्फर के 3 हो गए, और वहां सल्फर 1 ही है, ठीक है, होल नहीं है वहां पर। ऑक्सीजन इधर कितने, 4 3 12 और एक 13, 4 3 12 और एक 13। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3 और 4 और 3 7। फिर सोडियम कितने हैं यहाँ पर, 1, वहां सोडियम 2,
फिर हाइड्रोजन कितने हैं, एक, वहां 3। क्लियर है? तो स्टेप 1 कुछ इस तरह से आप बनाओ कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 4 बार में भले ही, बट ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, फटाफट से करो, सोचो, खुद से करने की कोशिश करो। तो यहां पर जैसा कि मैं देख सकता हूं, प्रोडक्ट साइड ये दोनों की कमी है और ये भी कम है, ये दोनों ज़्यादा है। Na और H ये क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड देखें कि रिएक्टेंट साइड क्या चीज़ कम है। तो रिएक्टेंट साइड हम देख रहे हैं सोडियम और हाइड्रोजन कम है। ठीक है, अगर इसको बढ़ाएंगे या 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, वो तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा, वो 3 तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और मिनिमम हाइड्रोजन कितने चाहिए हमको, 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 लगाने से कोई फायदा है क्या, नहीं है। 2 लगाने से कोई फायदा दिख ही नहीं रहा है। तो आप 2 लगाओगे क्या, नहीं। तो हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं। फिर प्रोडक्ट साइड जो चीज कम है उन पर ध्यान दो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड क्या है, एक ही है। हम अगर यहां 2 लगाएं तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होगा, उससे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा, यहां पर 6 और 4 10, तो ऑक्सीजन यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन भी बढ़ेगा फिर तो हाइड्रोजन बढ़ेगा तो उल्टा होगा, बट करना तो पड़ेगा ये हमको। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यही एक्शन लेते हैं कि हम एल्यूमिनियम में 2, यहां पर 2 लिखते हैं। और हमें क्या भी बढ़ाना है, सल्फर भी बढ़ाना है। तो सल्फर को बढ़ाने के लिए हमें कितना करना है, यहां पर 3 है, सल्फर कितने हैं, 3 है। तो एटलीस्ट यहां पर 3 तो लिखना ही पड़ेगा हमें, है ना, एटलीस्ट यहां पर 3 तो लिखना ही पड़ेगा। तो लेते हैं स्टेप 1, रिएक्टेंट साइड कुछ भी नहीं कर रहे हम, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH gives twice of AlOH होल ट्वाइस, होल थ्राइस है, प्लस 3 times of Na2SO4। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम 2 थे, प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2। ठीक है, फिर सल्फर हमारे पास 3, प्रोडक्ट साइड सल्फर कितने हो गए, 3, अच्छी बात है। ऑक्सीजन हमारे पास वही 13, रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का क्या हाल है देख लेते हैं, 3 है ना, होल का 3, तो 3 2 6। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। 2 ऑक्सीजन 3 टाइम्स, तो 2 3 6, 6 और 4 3 12। ठीक है, तो 12 और 6 18 हो गए ऑक्सीजन। क्लियर है, दिख रहा है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 12 और 3 2 6, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए प्रोडक्ट साइड। सोडियम का क्या हाल है, सोडियम पहले यहां पर कितना था, 1, और अभी भी कितना है, 1। ठीक है, और यहां पर पहले सोडियम कितना था, 2, अब कितने हो गए, 3 2 6। ठीक है, हाइड्रोजन पहले यहां कितना था, 1, अभी भी कितना है, 1, और यहां पर हाइड्रोजन पहले था 3, अब कितने हो गए हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है, यानी कि अब हमारे पास बैलेंस्ड में एल्यूमिनियम और सल्फर बैलेंस्ड है,
ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन, ये तीनों ही कहाँ कम है? ये तीनों ही रिएक्टेंट साइड कम है। कौन कौन? NaO और H। तो NaOH में बढ़ाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसा क्या लिखूं मैं NaOH में कि वो बैलेंस हो जाए? देखो यहां पर क्या चाहिए मुझे? 6 चाहिए, यहां पर भी क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो अगर मैं यहां 6 लिखता हूं तो Na 6 हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस। H 6 हो जाएगा, बैलेंस। O क्या हो जाएगा? O भी 6 हो जाएगा। और यहां पर कितने? 4 3 12, 12 और 6 18। तो यहां पर ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 6NaOH gives 2AlOH होल थ्राइस प्लस 3Na2SO4। ठीक है, सब कुछ एज इट इज लिखा हमने। किसी चीज में डाउट आ रहा है तो आप चैट बॉक्स पर रिप्लाई करके जरूर बताना। यहाँ पर 6 का हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH हो गया। यहाँ पर ये एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनल अब लिखते हैं रिएक्टेंट। 2 2 3 3, यहाँ 18, ये भी 18, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। चेक कर लो एक बार अगर आपको लग रहा है तो। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2, ठीक है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के 2। फिर उसके बाद हम सल्फर के पास चलते हैं। सल्फर के 3, यहाँ पर भी सल्फर के कितने हो गए? 3, ये 3 है तो 3 सल्फर, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन 4 3 12 और 6 18, 2 3 6 और 3 4 12 18, ठीक है। सोडियम 6, इधर सोडियम 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 3 2 6, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 6। ऑक्सीजन हो गए थे 18, सॉरी। इसके बाद सोडियम हम देख रहे थे, सोडियम 6 और हाइड्रोजन बचा था, सॉरी हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन कितने? 6। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 6। क्लियर है अच्छे से? तो ये क्या हो गई आपकी? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सॉरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है सभी को? बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ। जो क्वेश्चंस आज हमने किए बैलेंसिंग के, ये हर एक लेवल हमने कवर किया है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगे यहाँ पर कि कोई चीज़ में मिस्टेक हुई है कहीं पर, हो सकता है मैंने टेबल में लिखने में मिस्टेक की हो, बट मैंने पूरा ध्यान रखना है, पूरा केयरफुली हमने किया है, ठीक है। और हर एक इक्वेशन बैलेंस हुई है तो वेरीफाई हो गया ये, ठीक है। ये कोई सब्जेक्टिव, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसमें आपको कुछ रटना होता है, ठीक है। आपको केवल आयंस की वैलेंसीज पता होना चाहिए, तो उससे आप केमिकल फॉर्मूला बना लेते हो। केमिकल फॉर्मूले से आपने केमिकल रिएक्शन बना दी, तो बैलेंस करना तो पूरा मैथमेटिक्स से और कुछ भी नहीं है। बस दिमाग लगाना है आपको, इधर क्या करना है, इधर क्या करना है, दैट्स इट। क्लियर है? बहुत ही इजी, पजल जैसा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर तो होमवर्क मैं बता देता हूं आपको। होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क शीट आपको अनाउंसमेंट पर मिल जाएगी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। तो जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की शीट है ये 6 पेजेस की है, ठीक है। सभी लोग देख लेंगे, ये 6 पेजेस की शीट है। पूरे 6 पेज प्रिंटेड, मतलब 6 पेज होने चाहिए। और अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो अच्छा नहीं होगा, है ना। जितना जितना पढ़ाते जा रहे हैं उतना उतना सॉल्व करो, जितना होमवर्क मिल रहा है उतना करो, ठीक है। ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। इसके बजाय आपको लीनियर इक्वेशन की लेट्स प्रैक्टिस दी हुई है, लेट्स प्रैक्टिस लीनियर इक्वेशन, उसमें 76 क्वेश्चन है, वो कर लो उसके बजाय, ठीक है। तो आगे आगे भागने की बजाय आप क्या करा करो, जो दे दिया है वो कंप्लीट करो। समझ में आई बात?
तो लेट्स प्रैक्टिस लीनियर इक्वेशन की के लिए मैंने आपको 3 वीक्स की टाइम दिया था कि आपके पास 3 वीक्स है उसको करने के लिए, ठीक है। तो आपको लास्ट के लिए नहीं रखना है, 3 वीक्स बहुत कम टाइम है, 1 वीक तो लगभग चला गया ये मान लो, ठीक है। तो जब भी अपलोड हुई थी लेट्स प्रैक्टिस लीनियर इक्वेशन तब से 3 वीक्स का टाइम है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि डाउट्स भेजना स्टार्ट कर दिए हैं दूसरे बच्चों ने। अगर आपने नई स्टार्ट की अभी भी शीट तो अब स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके अलावा जो बायो की क्लासेस चल रही है आपकी, वो वीक में 2 बायो की क्लासेस आते रहेंगी और 2 केमिस्ट्री की क्लासेस आते रहेंगी, ठीक है। कभी हो सकता है बायो की क्लास 3 आए, केमिस्ट्री की 1 ही आए, या केमिस्ट्री की 3 बायो की 1, इस तरह से होगा। तो पैरेलली केमिस्ट्री और बायो का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है। बायो के चैप्टर में जो जो मैडम आपको होमवर्क देती हैं, जैसे कि डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बायो की एक्सपेरिमेंट की शीट भी अनाउंसमेंट पर डली है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है बायो की एक्सपेरिमेंट वाली शीट, जिसका मैडम ने फर्स्ट क्लास में जिक्र किया था कि एक्सपेरिमेंट शीट में देखो, है ना, तो वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। और डायग्राम्स जो भी मैडम बनाने के लिए देती है होमवर्क में वो जरूर बनाओ, क्योंकि एक ग्रुप बनेगा जिसमें मैडम एक जो चैट है, जैसे आप मुझसे चैट करते हो वैसे ही एक मैडम से भी चैट करने के लिए आपको दिया जाएगा। विद इन अ वीक वो फीचर आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि यहां पर आपको बायो के डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। तो अभी जो जिस चैट बॉक्स पे आप बायो के डाउट्स पूछ रहे हो वहां पर अगर पोस्ट करना है आपको याद रखने के लिए तो कर दो, ठीक है। बट वहां पर मुझसे मत पूछो, है ना। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे सर ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा, मुझे बायो वायो नहीं आता देखो, ठीक है। मुझसे पूछो भी मत, क्लियर है। तो सर मत लिखो, वहां पर मैडम लिखो, है ना, मैडम इसमें ऐसा ऐसा क्या होगा, ठीक है। तो अभी अगर आप आपकी कॉपी में बायो के डाउट्स नोट करके रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। चैट बॉक्स पे आपको याद रखने के लिए डालना है तो डाल दो। जब बायो वाला ग्रुप बन जाएगा, है ना, तो आप उसमें फिर मैडम से बायो के डाउट्स पूछना, ठीक है। जब तक बायो के डाउट्स को होल्ड करके रखो, ठीक है। और आगे के डाउट्स नहीं पूछना कभी भी, ना केमिस्ट्री में ना बायो में। जो पढ़ा दिया है उसके बिहाफ पर ही डाउट्स पूछना है आपको, क्योंकि अब अगर आप आगे पूछोगे कि सर सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनेगा, उसकी रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, सनलाइट देंगे तो क्या होगा, तो वो सब आगे आएगा, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि आगे ऑलरेडी हम पढ़ने वाले हैं वो चीज, क्लियर है। चलो, तो आपको होमवर्क रहेगा पेज नंबर 1 के 1 से लेकर 16 क्वेश्चन पूरे बैलेंस करने हैं आपको, 1 से लेकर 16 क्वेश्चन। 17-18 पेज नंबर 2 पे 17-18, 24th और 25th का बी, 24th और 25th का बी, ठीक है। तो 18-20 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है। 18 तक, 1 से लेकर 18 तक तो पूरे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, फिर 24 और 25 का बी, ठीक है। 24 और 25 का बी क्लियर है सभी को। तो लगभग 20 इक्वेशंस आपको बैलेंस करना होगी, ठीक है। क्लियर है सभी को। जो आज हमने पढ़ा बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ये क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो होमवर्क है इसका ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क से रिलेटेड कुछ भी मत पूछा करो जब तक वो डिस्कस ना हो जाए, ठीक है। कि सर ये रिएक्शन सही लिखी है कि नहीं, ये हुआ है कि नहीं, मैं एक एक को यही करते रहूं, रिप्लाई देते रहूं। तो आपको होमवर्क जो दे दिया उसको प्रैक्टिस करो, ट्राई करो। आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपका सही है कि गलत है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।